2024 लोकसभा की चुनाव की लगभग तैयारियां हो चुकी हैं। 3 चरण के हमारे चुनाव भी हो चुके हैं। अब बाकी के चरण होना बाकी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो है वोटर्स। वोटर्स इसको क्या मानते हैं अपने आप को, कितनी वोटर्स की ताकत है, ये सब जानते हैं। आज हमारे साथ नन्हे मुन्ने स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो अभी 18 के तो नहीं हुए हैं, लेकिन वोट की ताकत क्या होती है और वोट कितना अहमियत इस चुनाव में रखते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले ये वो बच्चे हैं जो स्कॉलर होम लखनऊ में है। ये बच्चे 9th और 10th के बच्चे हैं लगभग। इनको आप देख सकते हैं कि अभी ये 18 प्लस तो नहीं है, लेकिन जैसे ही 18 प्लस होने के ये बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि मैं भी वोट डालूं। तो हम इनसे वोट के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। बेटा, आपका नाम क्या है? नियति। नियति, वोट क्या होता है जानती हैं आप? हाँ सर। क्या है? सर देश के नागरिक, हम सब देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक होने के नाते हमें कहीं ना कहीं अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करनी होती हैं। जैसे वोट, उसमें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो कि अब बहुत सारी आजकल न्यूज़ें आ रही हैं जिसमें कम लोग वोट कर रहे हैं, जैसे 40% पोलिंग या ऐसा कुछ है। तो उसके लिए सब लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि वोट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हर नागरिक को इस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए सरकार हमें छुट्टी देती है, उस चीज़ का सदुपयोग करना चाहिए और मतदान ज़रूर ही करना चाहिए। अच्छा, वोट अवेयरनेस क्या है? आपने स्कूल में, आप इस वक्त चल भी रहा है, आपके स्कूल में बताया जा रहा है, क्या है वोट अवेयरनेस? वोट अवेयरनेस मतलब जितने भी लोग हैं सबको वोटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि मतलब वोट कहाँ क्या दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और हमें क्यों वोट करना चाहिए, वो कितने, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके लिए। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है वोट क्यों किया जाता है? वोट इसलिए किया जाता है क्योंकि हम जैसे हमारे जो नागरिक हैं उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं और हमें उस हिसाब से देखना चाहिए कि किसको किस जिम्मेदारी पे डाला जा सकता है और कोई जिम्मेदारी के लायक है कि नहीं, उस चीज़ के कैपेबल है कि नहीं, इसलिए। और कोई बता सकता है वोट के बारे में? वोट क्यों वोट करते हैं, क्यों करते हैं वोट? कोई एनी पर्सन, कोई? अच्छा, हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें ज़रूरत है, वो भी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ, हमें ज़रूरत है कि कोई एक ऐसा लीडर आए, कोई एक ऐसा नेता आए जो देश को अच्छे से संभाल सके, देश में इक्वालिटी रख सके और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे इतने सारे लोग हैं वो अच्छे से रह रहे हो और देश का डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से हो रहा हो। तो एक ऐसी इंडिया जैसी कंट्री में एक ऐसे नेता को चुनने के लिए वोट देना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसीलिए वोट दे रहे हैं ताकि एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर आए और वो देश को उसी हिसाब से संभाले। गुड बात। कोई बता सकता है कि अच्छा नेता कैसा होता है? एनी, हाँ, चॉइस। सर, एक अच्छा एक नेता होता है कि जो किसी में भी भेदभाव नहीं करता कि ये किस जाति का है या फिर वो कहाँ से आता है, और वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है और पूरे मतलब देश अपने स्वार्थी नहीं होता, पूरे देश का मतलब उसको अच्छा करने में, उसकी कंडीशंस को सुधारने में हेल्प करता है। बहुत, देखिए, एक पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, जो किसी जाति को लेकर भेदभाव नहीं करता। लेकिन आज की डेट में जितने भी इलेक्शन हैं या जितने भी पॉलिटिकल, ये वो सबसे पहला जो मुद्दा होता है वो केवल यही मुद्दा एक होता है, जातिवाद को लेकर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो और ईसाई हो। बेटा, आप लोग काफ़ी जान रहे हैं कि इस वक्त चुनाव चल रहा है, ये लोकसभा का चुनाव है। इसमें आप जो देखे होंगे अक्सर जातिवाद को लेकर बहुत बार उठता है, तो क्या लगता है ये किस हद तक सही है? ये हाँ। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें जाति के बेसिस पे, वर्ग के बेसिस पे या किसी सेक्ट के बेसिस पे, क्रीड या कास्ट के बेसिस पे अगर हम वोट डालते हैं, वो किसी अपने जाति के नेता को हो, जैसे कोई हिंदू हो तो हिंदू को वोट डालता है सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि वो हिंदू है, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि जब तक ये चीज़ रहेगी, जब तक जातिवाद रहेगा, जब तक भेदभाव रहेगा, जब तक छूत अछूत रहेगा, तब तक भारत देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जितना कम जातिवाद होगा उतना ही कम जो है भारत में ये भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो इम्पार्शियलिटी फैल रही है, उतनी ही कम रहेगी। अगर आप किसी को वोट देते हैं तो आपको सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि नेता वो होता है जो अभिनेता नहीं होता, सिर्फ नेता होता है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए क्या कर सकते हैं, और कोई बता सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें शुरू हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि आज भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लिटरेसी है, बहुत सी ऐसी इविल प्रैक्टिसेस हैं जो आज भी कोई देखना नहीं चाहता क्योंकि वो छोटे विलेजेस में हो रही हैं। इसको हटाने के लिए इंसान का लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है और एजुकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि जिससे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके आपको किसी गलत बात को ना बताकर ये सोचे कि अरे हमने तो बता दिया है, ये तो इलिटरेट है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इनको तो पता ही नहीं है क्या करना है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू बी एजुकेटेड इनफ। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। पॉलिटिकली तो हमेशा जो नेता होते हैं वो हमेशा जातिवाद को लेकर बात कर सकते हैं कि हिंदू हमें वोट दीजिए, मुसलमान हमें उनको वोट दीजिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कमी किसकी है? इसमें कौन, मतलब क्या पब्लिक अवेयरनेस नहीं हो पा रहा है या फिर नेता क्या चीज़? कमी नेताओं की नहीं है, क्योंकि नेता वही करते हैं। नेता एक दीमक की तरह होते हैं, जहाँ लकड़ी होती है वहाँ लग जाते हैं। अगर हमारे पास लकड़ी है, अगर हमारे पास शहद है, तो मधुमक्खी वहाँ आएंगी, दीमक वहाँ आएंगे। ये हमारे अंदर होना चाहिए कि हम भेदभाव ना करें, हम जातिवाद ना करें, हम वर्गवाद ना करें, हम हिंदू मुसलमान ना करें। हम ये देखें कि वो सामने वाला कर क्या रहा है, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे जो बच्चे होंगे, उनको क्या मिलेगा उनसे, कहीं वो देश को खोखला तो नहीं कर रहे हैं। तो ये वोट के अवेयरनेस को लेकर है, जो जिस तरह की बातें आप सुन रहे हैं, अगर रियल में ये आम जनता तक बात पहुँचे और वो इसकी अहमियत को समझें, तो शायद जातिवाद जो आज चल रहा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। अब हम थोड़ा सा इससे हटकर आते हैं एजुकेशन को लेकर। क्या लगता है एजुकेशन में आज जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए या कुछ कमियाँ? आप बताइए कुछ। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे हम लोग अपने ये नहीं होगा कि हम लोग जातिवाद से करें। हम लोग किसी का धर्म नहीं देखेंगे, हम लोग किसी का कर्म देखेंगे। तो हम लोग उसका काम देख के उसको सेलेक्ट करेंगे, अपना नेता या उसको प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करेंगे। और आगे हम लोग को फ्यूचर में पढ़ाई की वजह से हम लोग कोई इनोवेशन करेंगे, हम लोग को फंड चाहिए होगा, तो अगर वो एक समझदार लीडर होगा तो फंड प्रोवाइड करेगा जिससे देश आगे बढ़ सके। मेरे को ये लगता है कि अगर एजुकेशन बेसिस पे बात की जाए तो एक तो जो हमें पढ़ रहे हैं और जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो बहुत लाइव सिचुएशंस पे भी बेस्ड होना चाहिए, ताकि हमें ज़िंदगी के बारे में भी और पता चले और हमें कैसे चीज़ें से डील करना चाहिए, हमें वो भी सिखाया जाए। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम में। अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, अगर मान लीजिए आप एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, तो एजुकेशन में क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव होने चाहिए? आप सबसे पूछता हूँ ये क्वेश्चन। सर जैसे हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सी जगह, बहुत से विलेजेस है या स्टेट्स कह लीजिए, जहाँ पे एजुकेशन का अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी पूरी एजुकेशन को नहीं मिल रही है। लाइक मिल भी रही है तो उन्हें अच्छे से नहीं मिल रही है या फिर कहीं वो लैक कर रही है चीज़। तो उन्हें सही एजुकेशन, जैसे हमें जिस तरह की एजुकेशन मिल रही है वैसे उन लोग को भी वैसे ही मिलनी चाहिए। गाँव में भी वैसे वही एजुकेशन मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें जो उनके खुद के राइट्स हैं वो पता चले, वो आगे जाके एक इतनी बड़ी दुनिया में वो कदम रख सके, कॉन्फिडेंट हो सके, उन्हें इतनी बड़ी कंट्री में कैसे सरवाइव करना है, इतने बड़े वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करना है, ये पता हो। आप क्या चेंज करेंगे? अगर एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएगा तो हम लोग एजुकेटेड हो सकेंगे और एजुकेशन हमारी सोच को बेहतर करता है। और ये सबने सुना है और ये सबने कहा भी है कि बेहतर सोच से बेहतर समाज बनता है। और अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगा तो सबसे पहली चीज़ वो करूंगा कि जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, तो हम लोग मतलब कई बार होता है कि हम लोग मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, बट उस हिसाब से हम लोग जो इंडियन ओरिजिन के ग्रेट हीरोज़ थे लाइक महाराणा प्रताप वगैरह, इनके बारे में उतना नहीं होता, बस इनको स्टोरी बुक्स में होता है। तो उनको भी हम अपने चैप्टर्स में इंक्लूड करेंगे, जिससे हम लोग और हमारे मतलब बच्चों को मतलब हर चीज़ का ज्ञान होगा और इंडिया के कोने कोने तक एजुकेशन पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि एजुकेशन स्किल बेस्ड होनी चाहिए, स्किल फॉर्मेशन की तरफ फोकस होना चाहिए, ताकि हमें कोई एक्सटर्नल ट्रेनिंग की ज़रूरत ना पड़े एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगा तो मैं ज़्यादातर पढ़ाई में
प्रैक्टिकल चीज़ें लाऊंगा, प्रैक्टिकल चीज़ें इंट्रोड्यूस करूंगा, जिससे एक विद्यार्थी को ये पता हो कि अगर वो देश दुनिया में बाहर निकलेगा तो वो क्या कर सकता है। दूसरी चीज़, मैं रिज़र्वेशन को हटाना चाहता हूँ, उसको आर्थिक स्थिति के बेसिस पे करना चाहता हूँ रिज़र्वेशन। आप सभी को पता है, हमारे पितामह हो या हमारे पापा हों या माता हो, पिता, सब हमें यही बताते हैं कि शिक्षित व्यक्ति जो है अशिक्षित व्यक्ति जो होता है वो पशु के समान होता है। शिक्षा एक व्यक्ति को सब कुछ दिलाती है, चाहे रोज़गार हो, चाहे मान सम्मान हो, समाज में प्रतिष्ठा हो। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है तो सब लोग बोलते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा है। तो अगर मैं शिक्षा मंत्री बनने का अवसर प्राप्त करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई, जैसे मेरे जूनियर ने कहा, प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई पे ज़्यादा एम्फेसिस डालूंगा, और जो थ्योरी का जो भारत में चलन है, थ्योरी को थोड़ा कम करूंगा, स्किल बेस्ड पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, जिससे शिक्षा का जो नाता हो वो डायरेक्ट रोज़गार से हो, रोज़गार लोगों को मिल सके, युवाओं को मिल सके, और भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सके। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे सवाल के क्वेश्चन के जवाब मुझे मिल रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पर, लेकिन लास्ट टाइम पर एक क्वेश्चन ये करते हैं कि आपका बता सकते हैं आपका फेवरेट लीडर कौन है? कौन बताएगा आपका अपना फेवरेट लीडर? क्यों है ये भी बताना है, क्यों है? नरेंद्र मोदी। क्यों? देखिए, मैं वैसे तो उनकी पार्टी क्या करती है मैं उस बेसिस पे नहीं बात करूँगी। एक कंट्री को डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया है, मैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी नहीं लूँगी, लेकिन 2014 तक एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट जो कंट्री की डेवलपमेंट थी वो मैं कहूँगी कि ख़राब नहीं थी, अच्छी थी। वर्ल्ड मार्केट में हम लोग एक अच्छी जगह स्टैंड करते थे, बट 2014 के बाद जिस लेवल पे हम आए हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत जल्दी और ज़्यादा बड़ी पोजीशन पे आ जाएंगे। G20 में हम आए, बहुत से ऐसे बायलैटरल टाइज़ हुए दूसरी कंट्रीज़ के साथ, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ। आज हम एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ वॉर पे हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ एक एनिमिटी कंट्री पे सैंक्शंस लगा रही है, बट इंडिया उन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रही है जिन पे पूरे वर्ल्ड ने सैंक्शन लगा रखे हैं। तो ऐसा एक इंडिपेंडेंसी और सेल्फ रिलायंसी उन्होंने लाई है। और आज आप देखिए, पहले के टाइम में टेररिस्ट अटैक्स होते थे, हमारे सोल्जर्स मारे जाते थे, बहुत सारी सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती थी, डिस्ट्रक्शन होता था, बट किसी लीडर ने वो एक ऐसा स्टर्न एक्शन नहीं लिया। बट आज जब किसी सोल्जर पर अटैक होता है, किसी सिविलियन पर अटैक होता है, चाहे वो पुलवामा हो, उरी हो, और अभी थोड़े दिन पहले पूंछ सेक्टर में हुआ था अटैक, उस पर 3 टेररिस्ट मारे गए एक 40 आवर्स ऑपरेशन में। तो ये जो इमीडिएट एक्शन होता है अपने लोगों को सेव करने का, अपनी कंट्री को सेव करने का, वो आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिखा। और कोई बता सकता है आपका अपना फेवरेट लीडर का नाम और क्यों? कौन? आप क्यों है ये भी बताना है। प्रेजेंट में नहीं, जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी का लीडर हो, आपका अपना फेवरेट हो, वो सपा से भी हो सकता है, बसपा से भी हो सकता है, बीजेपी, कांग्रेस, किसी से भी हो सकता है। मेरे फेवरेट जो सेंट्रल में नहीं कहूँगा, स्टेट में, अखिलेश यादव जी, क्योंकि जब तक वो लखनऊ में थे, ये लखनऊ का प्रत्येक नागरिक जानता है। चाहे आप देखिए ब्रिजेज़ हों, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस भी उन्हीं के राज में पास हुआ था, प्लासियो मॉल हो या इकाना स्टेडियम हो या बाकी के जितने मॉल्स हैं, जितनी भी चीज़ें और जितना भी विकास हुआ है अखिलेश जी के सरकार में हुआ है। लोहिया पार्क हो, जनेश्वर पार्क हो, एशिया का सबसे बड़ा पार्क, लखनऊ में वो चीज़ें उन्होंने दी हैं, जिससे जो उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक है वो कह सकता है कि लखनऊ हमारी राजधानी है और वो एक अलग जगह पे स्टैंड करती है। और कोई बता सकता है अपना लीडर का नाम? आप? मेरे भी फेवरेट नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, बट अगर किसी से पूछा जाए कि इंडिया में क्या है घूमने के लिए, तो लोगों के पास जवाब होता था आगरा का ताजमहल, मुंबई। बट उनके आने के बाद से कितनी नई जगहें आई हैं, जैसे अहमदाबाद के पास में एक गांव है, गांव जो पहले था बट अब एक सिटी हो चुका है, उसका नाम एकता नगर है, जिसके अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। वहाँ पर उन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं कि आप बस स्टेशन पे जाइए, वो आपको पूरा घुमा के ले आएंगे, सब कुछ कराएंगे, जंगल सफारी, नर्मदा नदी को इतना ब्यूटीफुली उन्होंने अरेंज किया है, नाइट शो, इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं गिना भी नहीं पाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कोई बताएगा कि बस यहीं ख़त्म करूँ मैं? आप लास्ट, ठीक है।
मेरे भी फेवरेट लीडर नरेंद्र मोदी है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि जैसे हम लोग के देश में 1963 में पहला एम्स बना था, उसके बाद से हम लोग के देश में सिर्फ एक एम्स था, एम्स दिल्ली। उसका जब नरेंद्र मोदी आए तो हम लोग के देश में 14 एम्स और बने हैं और वो अभी 15 हो गए हैं टोटल। पहले हम लोग के यहाँ IIT कुछ 2000 समथिंग का, वो 5000 समथिंग हो गया है। तो हम लोग का ऐसे इसमें मेडिकल में भी डेवलपमेंट हो रहा है, हॉस्पिटल एजुकेशन में भी डेवलपमेंट हो रहा है, और भी हम लोग आप देख ही रहे हैं कितना डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह नई बिल्डिंग्स बन रही है। और आप देखिए तो कोविड के टाइम पे भी एक इंडिया ही थी जो सबसे इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रांग थी, तो इसलिए। तो हम यहाँ बच्चों के बीच में आए तो थे ज़रूर कि वोट के बारे में जानने के लिए और वोट की ताकत के बारे में जानने के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर एक और जानकारी मिली आखिरकार कि बच्चों के मन में आखिर कौन सा लीडर दिल में जगह बनाए हुए और क्यों बनाए हुए हैं, ये आपने सुना है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब यह बच्चे 18 साल से ऊपर के जाएंगे, वोटर लिस्ट में इनका नाम होगा, उस वक्त ये किस पार्टी को, किस नेता को चुनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी न्यूज़, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।